सकते हैं। थैंक यू सत्यनारायण भाई। तो आप अपने अनुभव हमारे बीच साझा कर सकते हैं। सत्यनारायण भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू जितेश जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण एक सराजी हूँ। हाय ईश्वर की सत्यनारायण कृपा। भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार आज के दिन में शराब के पहले घूट से दूर हूँ। खास करके होप पाइनियर ग्रुप का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरे अनुभव रखने का मौका दिया। विषय है पारिवारिक पुनर्निर्माण। जो मेरे जैसा एक शराबी अपने जीवन को बर्बादी के कगार पे लेके चला गया था, आज वो आदमी जो है कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने आप को एक अच्छी तरह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद और ये कार्यक्रम करने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकता हूँ। ये आशा और ये ताकत और ये जो हिम्मत और खुद से ईमानदार दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्टी मेरी खुद की होनी चाहिए। ये चीजों का जो यहाँ पर मुझे एक मार्गदर्शन मिला, जो अनुभवों के द्वारा मैंने सुना, उन चीजों को मैंने सीरियस लिया और धीरे धीरे मैं जो है उस पर काम करने लगा। लेकिन मैं कौन था, क्या था? मैं दोस्तों एक सीधा साधा अच्छा स्वभाव था, पढ़ने लिखने में भी ठीक था। एक हिल स्टेशन पे शराब की शुरुआत 1981 में हो गई, लेकिन लगभग 88 तक मैं छुपे रुस्तम था। कभी 2-4 महीने में आधा पैग, एक पैग भी शराब बचती नहीं थी, उल्टी हो जाती। और 88 के बाद धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना चालू हुआ। 90 आते आते मैं अब उसको कम करने के लिए देख रहा था, 91, 92। अब ये था कि भाई कभी सुबह भी हो जाए, कभी दोपहर भी हो जाए, कभी रात को तो होते ही रहती थी। इससे मेरा जो कुछ भी काम धंधा था ना, वो सब चौपट होने लगा था। वहां पर मैं टाइम नहीं दे पाता था। अब पैसे का खर्चा तो था, पैसे की जरूरत तो थी, और मुझे एक तरह से लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, जो मेरे नियर डियर थे, खास करके परिवार के लोगों को भी, इन सब लोगों से मैं धीरे धीरे अपने आप को काटने लगा। और ये कटने का मतलब ये था कि मैं अपनी दिनचर्या में एक तरह से अनियमित जीवन शैली जी रहा था। शराब, शराबी अड्डे, शराबी दोस्त, ये मेरी दिनचर्या के पार्ट बन चुके थे। न चाहते हुए भी मुझे ये लगता था कि चलो वहीं चलें, सुकून वहीं मिलेगा। सुकून क्या मिलता था? कभी उसकी बात सुनना, कभी इसकी बात सुनना, कभी अपनी बात रखना। जो कभी सोडा दे दे, कभी किसी ने चखना लाया, किसी ने किया, तो वो एक तरह से लगता था कि भाई 4 लोग उसकी चमचागिरी करने लगते थे। हर तरह के लोग अड्डे पे मिलते थे। ये लास्ट टाइम के अड्डे की बात बता रहा हूँ। शुरुआत में तो एक चॉइस था, एक प्राइवेसी थी, किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है। वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होते चली गई, क्योंकि छूटते चली गई और नई नई चीजें पकड़ के हाथ में आ गई। अब शराबी दोस्त, शराबी एटमॉस्फियर और शराब, इनके बिना जीवन जो है काटने को दौड़ता था। लगता ही नहीं था कि मैं एक अपने आप को, अच्छा जॉब है, घर परिवार का कामकाज है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, फैमिली है, बच्चे हैं, वो सब चीजें चिंता का कारण बनती थी।
मानसिक तनाव बढ़ जाता था। मानसिक तनाव इस तरह से बढ़ जाता था कि मैं अपने आप को इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना अकेला महसूस करता था कि मुझे सहारे की जरूरत एक में यही दिखती थी कि कब जाऊं, कब बैठूं और कब जो है अपने इस सहारे के साथ संपर्क करूं। क्या मैं ऐसा बनने वाला था? क्या मैंने ऐसा सोचा था? क्या मुझे ये करना था? या मेरे जीवन का ये कोई कर्ज था? या मेरे जीवन की कमजोरियां थी? इन सब चीजों के ऊपर विचार करने का टाइम ही नहीं होता था। अब यही पछतावा आता था कि किसी तरह से थोड़ा कम हो जाए। ये जीवन से निकल सकती है, ये तो विचार ही मन में कभी नहीं आ रहा था, सपने में भी नहीं आ रहा था। अब यही रात को लेट आने के बाद हो गए, सुबह उठने के टाइम पता चला कि ये क्या हो गया भाई, हाथ में सूजन कहाँ आ गई? बोला कहीं लगता है गिर गया। अरे कहाँ हो गया? बोला रात को रिक्शे वाले को मैंने गुस्से में मारने के लिए हाथ उठाया और रिक्शे का जो मीटर था वो हाथ मेरा जो है वो बायां हाथ वो मीटर पे लगा। देख रहा हूँ तो फूल गया। अब सवेरे फूल गया, फुल शर्ट पहन के शर्ट पैंट में हाथ डाल के अब जाना है। और लॉस ऑफ मेमोरी, ब्लैकआउट में मैं था। और जब उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा तो हाथ रखा था, बोले हाथ क्यों सूजन हो गया? तो मजाक कर रहे हो अड्डे के दोस्त, लगता है कि कहीं मारा मारी किया होगा। नहीं यार, ऐसा ऐसा हो गया रात को 2-2:30 बजे के आसपास। बोला रिक्शे वाले को कि चलो मेरे घर तक छोड़ दो। वो घर के बाहर जो है एक चौराहे के पास छोड़ रहा था, जहाँ से वह केवल 1-1.5 मिनट का रास्ता था। लेकिन मैं भी उस समय अपने नवाबी में रहता था ना, घमंड में रहता था ना। बोले नहीं, पैसा दिया है ना, उधर तक छोड़ो। बोला अरे साहब, मेरा अभी लास्ट गाड़ी आने वाला है, मैं चला जाऊंगा, स्टेशन नंबर लग जाएगा, जाओ। कुछ बोल रहा था, थोड़ा बहुत कुछ धीरे धीरे रिकॉल हो रहा था। और मैं मारे गुस्से के वो दोनों जो है पैर रख दिया, और जहाँ रिक्शा वाले का पीछे का बैग होता है वो लोखंड पे, और एक हाथ बाया ऐसा घुमाया। वो इतना तेज हाथ मेरा लगा कि वो मीटर पे जाके मेरे बाएं हाथ की हड्डी जो है उंगली के पास की क्रैक हो गई। आप विश्वास करो कि मैं वो कई दिन तक शर्म के मारे कि किसको बताऊं। फिर एक दिन मैं गया एक जगह, एक ने कहा कि वो जाओ वहां से हल्के से चाकू से थोड़ा थोड़ा करके करता है और बाद में उधर का जमा ब्लड निकाल देता है। फिर एक आयुर्वेदिक दवा की पट्टी बांध देता है। जाओगे तो आपको उसका ताड़ी का जगह है, वो ताड़ी भी पीने को देगा कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो। तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो ताड़ी पीने कभी कभी चला जाता था। चलो गए उधर, तो उसने जब देखा और वो सब ताड़ी उड़ी पी के, मैं बोले तैयारी में गया था, लेकिन जब बड़ा वाला चाकू लेके पत्थर पे लगा ऐसा घिसने है, बोले यार इतना बड़ा चाकू से मारेगा? ऐसे ही ठीक हो जाएगा, हल्दी हल्दी छाप दूंगा घर में। 2 दिन हल्दी कांदा छापा, कुछ नहीं हुआ। सूजन वैसी की वैसी, दर्द वैसी। फिर आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया। आर्थोपेडिक डॉक्टर ने मेरा वो ट्रीटमेंट जो है प्लास्टर लगा के किया, और एक उसमें डेट लिख दी कि तारीख को आना। अब 8-10 दिन हुआ होगा कि मैं जाता था प्लास्टर लगा के। जब अरे क्या प्लास्टर लगा गया, किधर गिर गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या जवाब दूं? मैं दोस्तों एक दिन घर में खुद ही चाकू से वो प्लास्टर काट के धीरे धीरे फेंक दिया। और उसके बाद पता चला कि यार प्लास्टर काटने के बाद जहाँ एक्चुअल मार लगा था वहां तो दर्द हो ही रहा है। डॉक्टर मेरी सोसाइटी में रहते थे, बढ़िया कॉम्प्लेक्स है। एक दिन अचानक गेट के बाहर, कहाँ थे? अरे सर बताया नहीं, मैं तो गांव चला गया था, वो आपने प्लास्टर बांधा ना, उसके बाद मैं गांव चला गया था, अभी बस कल ही लौटा हूँ। झूठ बोलना अंतरात्मा को कचोटता था, लेकिन वो झूठ जो है ना, अपने आप को कुछ तो भी मैं सही हूँ बताने के लिए निकल जाता था। दोस्तों उसका बहुत दिनों तक, कई सालों तक, अब ये सोचो कि लगभग 91 वगैरह की बात होगी, 1991 की। तो ये दौर का मेरा शराबियत का सारा बड़ी लंबी कहानी है। मैं जो विषय है उस विषय की तरफ आ रहा हूँ, पारिवारिक पुनर्निर्माण।
अब बताओ, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता था, अपने होशो हवास को नहीं संभाल पाता था, अपनी दिनचर्या को नहीं संभाल पाता था, अपने काम धंधे को नहीं संभाल पाता था, अपने खर्चे नहीं पूरा करने की तैयारी कर पाता था। तो ये पारिवारिक पुनर्निर्माण की मेरे जैसे एक शराबी की कहाँ से सोच में आएगा, कहाँ से उसके विचार आएंगे, कहाँ से? वो तो केवल ख्याली पुलाव ही में बनाता था कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा, वैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन काम तो कुछ नहीं करता था उसके लिए, अपनी कृति तो कुछ भी नहीं थी मेरी। और वो कृति न होने की वजह से, वो काम न होने की वजह से धीरे धीरे मैं जो है इन सब चीजों से दूर होने लगा था। दोस्तों, जब 94 में मैं रिकवरी कार्यक्रम से जुड़ा तो मुझे याद है कि मेरा गैस का सिलेंडर था, और वो भी स्पेशल कोटा से लिया था। उस समय 5-5 साल की वेटिंग चलती थी। मेरे साथ एक ड्रिंकिंग पार्टनर थे, उनके साथ मेरा थोड़ा पार्टनर के साथ साथ थोड़ा बिजनेस भी चलता था। उस बिजनेस की वजह से एक दिन वो आए, बोले यार हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके यहाँ का सिलेंडर मुझे दे देते। तो वहाँ कोई बात नहीं, अरे यार बात, सिलेंडर घर से गया, उठा के सिलेंडर जो थे दोनों सिलेंडर उनको दे दिए। मिसेज बोल रही कि क्या कर रहे हैं, कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा उनको कुछ दिन की गरज है, अपना स्टोव पे बना लेंगे, किसी को मदद करना चाहिए, अपने घर का चूल्हा बंद करके दूसरों को मदद करना चाहिए। ये मेरी बुद्धिमानी थी। सोचो, ये लगभग 92 93 के आसपास की बात, या 93 का ही मतलब मुझे नहीं ध्यान, लेकिन उसी पीरियड के 92 से 93 के आसपास, 94 के आसपास, मतलब शुरुआती में ये अवस्था की शराबियत की मेरी जो है चरम सीमा चल रही थी। जब मैं 94 में रिकवरी में आया तब धीरे धीरे ध्यान में आया, यार वो चूल्हा, सिलेंडर, फिर घर में बैठने लगा, घर में देखने लगा, घर की समस्याएं समझ में आने लगी। अरे यार ये तो, फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उनसे कैसे मांगू। थोड़ा एक मेरा बीमारी का कारण मेरा इमोशंस भी है। मैं भावनिक रूप से बहुत ही अंदर से, दिल से दयालु है स्वभाव था मेरा, आज भी है दोस्तों। उसकी वजह से मैं सोचता था यार छोड़ो, कैसे उनको बोलने कि यार सिलेंडर वापस कर दो। बड़ी छोटी बात है दोस्तों, लेकिन एक घर के, बताओ जिस घर का जो गार्जियन है वो अपने बाल बच्चों का ख्याल न रख के वो शराबियत की मित्र मंडली में अपने घर के चूल्हे को भी उठा के दे दे, बहुत बड़ी बुद्धिमानी तो नहीं कही जा सकती इसको। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं बोला कि थोड़ा सिलेंडर चाहिए था, और अभी घर में तकलीफ है। तो बहुत दिनों से मैं उसके साथ पार्टनरशिप भी अब खत्म कर चुका था रिकवरी में, क्योंकि वो ड्रिंकिंग एटमॉस्फियर से मैं दूर हो रहा था। क्यों नहीं आप कर रहे हो, क्या हो गया, ऐसा हो गया? बोले कुछ नहीं, बोलो सिलेंडर चाहिए। अरे फिर मेरी वाइफ को कितना तकलीफ हो जाएगा बिना सिलेंडर के, अभी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ खाना बनाएंगे? उसका रिएक्शन देख के आज भी वो सीन याद आता है दोस्तों। बोले यार ये आदमी, और ये कंडीशन कब हुआ, मैं कंबाइंड फैमिली के साथ रहता था, और वो 94 के शुरुआती दौर में मैं वहां से निकल के आ गया था रेंटल फ्लैट में, और वो भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहते थे। तो अब मैंने बोला चलो, मैं बोला नहीं कुछ भी हो जाता, अच्छा जिद्दी भी हो जाता था स्वभाव। जब आदमी कोई चीट करे ना तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। प्रेम से कुछ भी आदमी बोले कोई बात नहीं, लेकिन कोई अगर चीटर के रूप में मेरे को सामने आ जाए और सोचे कि मैं चीटिंग से इनको दबा दूंगा, वो मेरे स्वभाव में नहीं था दोस्तों, आज भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंडी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आक्रामक हूँ, लेकिन अन्याय सहन करने की प्रवृत्ति नहीं रही। आप सोच लो, शराबियत में मैंने अपने आप पे कितना अन्याय किया, अपने परिवार पे कितना अन्याय किया। जब वो चीजों की इन्वेंट्री लेने के बाद पता चला कि मैं जो स्वभाव था उसके विरुद्ध काम कर रहा था। मेरा तो स्वभाव ऐसा नहीं था किसी के साथ
अन्याय करना या अपने को अन्याय के साथ जोड़ लेना, अन्याय के करने वालों के सहयोगी बनना, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन हो गया। उन्होंने कैसे भी करके अच्छा एक देता हूँ, बोले ठीक है ले आया। बोले चूल्हा, बोले अभी तो कैसे हम बनाएंगे, बोले चलो एक नया चूल्हा ले लेंगे। अब मैं रिकवरी में सितंबर में आया था और ये एक महीने के बाद की बात है। उस समय कर्जे सर पे चढ़ गए थे। अब मैं रेगुलर मेरे वर्क प्लेस पे जाने लगा था, रेगुलर मीटिंग करने लगा था और घर पर टाइम देने लगा था। थोड़े दिन तक बोरियत का सवाल जैसा लगता था, खाली खालीपन लगता था, क्योंकि मेरा सब सर्कल जो था वो टूट चुका था। मेरा सर्कल शराब, शराबी अड्डा, शराबी दोस्त, काय के दोस्त लोग, शराबी समझो कि एक तरह से पीने वाले, तो मिले आजकल ये मिला, परसों मिला, परसों मिला, आए बाय, केवल ऊपर ऊपर की रहती थी। अंदर से तो अंतरात्मा से किसी का जुड़ाव किसी के साथ नहीं दिखता था मुझे। तो वो खालीपन दूर करने के लिए मुझे मीटिंग का बड़ा आकर्षण होता था। कब मीटिंग करूं, मीटिंग मीटिंग जाने में खुशी होती थी। वहां जाके लिटरेचर पढ़ने के लिए एक बार ले गया मुझे शुरुआती दौर में। मैं घबरा गया एकदम, क्योंकि मैं थोड़ा उस समय मावा वगैरह भी खाता था निकोटीन का। पसीने पसीने छूट गया। क्लास में मॉनिटर रहने वाला, पढ़ने में अच्छा, सब कुछ और सब कुछ ठीक है, एक्टिंग अच्छी है, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ने के टाइम मैं एकदम जैसे शरीर से पसीने पसीने हो गया, कपकपी जैसे गला रूठने लगा। और पढ़ने के बाद जो है दूसरी तीसरी बार हमेशा बुलाते थे और मैं पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत से शब्द उसके कानों में जाते थे। ये जैसे अभी लिटरेचर मीटिंग चालू हुई तो पढ़ा गया कि प्रस्तावना क्या है, ये 12 स्टेप्स क्या है, 12 ट्रेडिशंस क्या है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है, बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगी। वो एक आकर्षण होगा करता था। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है काम धंधा ठीक ठाक चलने लगा, सब बढ़िया हो गया है एक अच्छे रिकवरी के टाइम में। तो वो जब सिलेंडर लेके आने के बाद एक जगह चूल्हा भी चाहिए। दोस्तों मुझे याद है कि परिवार में छोटी सी खुशियों का क्या महत्व होता है। मैं चूल्हा खरीदने गया तो उस समय कुछ 100 रुपए के चूल्हे थे, वो लेके आया। और उस दिन इतनी खुशी थी मुझे, क्योंकि मैंने रिकवरी के टाइम कोई चीज किया होगा तो अपने घर की जो रसोई का बंदोबस्त था, वो मेरी ही चीजें जो चली गई, मैंने कहा छोड़ो अब अपना एक नया ले लेते हैं। और उस दिन मैं मीटिंग में गया तो खूब खुशी के मारे कि मुझे आज शेयर करना है। और मैंने वो मीटिंग में, मुझे याद है मैंने शेयर किया कि भाई आज जो है अभी मुझे रिकवरी में कुछ दिए हुए हैं, लेकिन मैं आज अपने घर में एक नया चूल्हा लेके आया। तो घर का केवल मीठा मीठा बात करके मेरा घर नहीं चलने वाला है। घर परिवार के लोगों के साथ मैं केवल अपने मन के माफिक उनको टालना चाहूँ, उनसे काम कराना चाहूँ, तो मेरा घर नहीं चलेगा। मेरे परिवार का विघटन मैं नहीं रोक पाऊंगा। दोस्तों को इसलिए मैंने इंस्टेंट बताया कि जो शुरुआत होती है ना, उसके बाद जो है धीरे धीरे आज सब ईश्वर ने सब कुछ दिया है। सवाल भौतिक चीजों का नहीं है, सवाल मेरी मानसिकता का है। भौतिक चीजें उस समय भी थी, लेकिन उस समय मैं उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता था। आज जो एक एक चीज बनते चली जाती है इतने सालों में, आज 31 साल से ज्यादा हो गए, अब वो एकदम एक जीवन के पार्ट बन चुके हैं। कितने आए कितने गए क्या क्या, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो आ जाते हैं जब मैं रिकवरी के साथ जुड़ता हूँ, ईमानदारी के साथ ये 12 कदमों का कार्यक्रम करता हूँ, अपने मार्गदर्शक की बात सुनता हूँ और असंख्य भाइयों के अनुभवों को मैं ध्यान से सुनता हूँ। जब भी कोई नाइट विजिल होता था, डे विजिल होता था, उसमें मैं खास करके जाता था। इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक प्रकार का आकर्षण बढ़ने लगा इस फेलोशिप के प्रति। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ते गया, मैं इसकी सेवा में आ गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक बृहद परिवार मुझे मिला। ग्रुप आईआर, ग्रुप इंटर ग्रुप चेयर, पीआई चेयरमैन, फिर इंटर ग्रुप का चेयरमैन, फिर जीएसओ डेलीगेट। ये सेवाएं भी करने के लिए मुझे ईश्वर के द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, खास करके मेरे ग्रुप के
ओल्ड टाइमर्स ग्रुप के मेंबर्स, उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे अपने परिवार का एक सदस्य के रूप में जो बनाया, वो भी मेरे जीवन की एक तरह से बड़े ही कारगर दिन और कारगर समय साबित होने लगा और आज उसका फायदा मैं ले रहा हूँ। तो मैं समझ पाया कि कैसे एक सामंजस्य बैठाया जा सकता है एक फेलोशिप के साथ। उसी तरह का कि भाई मुझे अपने घर की यूनिटी रखनी है तो किस तरह से उस यूनिटी को रखना है। आज की तारीख में अगर मैं सोचूं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, भाई औरों की क्या भावनाएं हैं वो किसके सामने कहेंगे? या तो मेरे डर के मारे, मेरे दबाव के मारे, या मेरे गुस्से की वजह से कि भाई वो नहीं, उनके खिलाफ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। तो बहुत सी अच्छी चीजें नहीं आ पाती। सीधी बात है कि हमारे ग्रुप में देखते हैं हम लोग, जब कोई बिजनेस मीटिंग होती है, ग्रुप कॉन्शियस किया जाता है। अब ग्रुप कॉन्शियस में हो सकता है किसी सदस्य के मत अलग हो, वही काम करने का उनका तरीका अलग हो, और कुछ कुछ सदस्यों का, और कुछ सदस्यों का ऐसा हो कि नहीं, इस तरीके से हो। दोनों की भावनाएं एक ही जैसे हैं। दोनों सदस्य जो ग्रुप में तो अपने ही है, लेकिन जैसे कुछ लोगों की बात होगी नहीं इस तरह से किया जाए, दूसरे बोले नहीं इस तरह से किया जाए, तो उस बात में दोनों में कौन सा बढ़िया है? तो ग्रुप कॉन्शियस सर्वोत्तम ढूंढता है। उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ हम बढ़ते हैं और दोनों जो लोगों के विचार थे सहमत हो जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया, चलो ऐसे नहीं ऐसे। तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके बारे में होमवर्क करना पड़ता है, उसके बारे में मुझे खुद भी थोड़ी जानकारी लेनी पड़ती है। नहीं मालूम है तो पूछना पड़ता है, फुल टाइमर से पूछना पड़ता है, लिटरेचर क्या बोलता है उससे देखना पड़ता है, ग्रुप की किस तरह से बिजनेस मीटिंग होते हैं और सेवा सर्विसेज है वहाँ किस तरह की पहले के मिनट थे, क्या मीटिंग में बात हो रही थी। इन सब चीजों का वो देखने के बाद मुझे एक तरह से मेरे अंदर एक और भी गंभीरता आने लगी, एक सामंजस्य बिठाने का तरीका कि देखो कितने तरह के अलग अलग विचारों के लोग हम सब इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं। एक कॉमन समस्या के लिए जो अल्कोहलिज्म है उससे हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन कितने अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के पास है, कितना बढ़िया इनका काम करने की सोच है। कोई आइडिया देता है, कोई इम्प्लीमेंट करता है और कोई इम्प्लीमेंट करवाता है। इस यहाँ हर तरह के लोगों की जरूरत है। यहाँ कोई सोचे कि नहीं मुझे तो कुछ बोलने नहीं आता है, वो एक दिन कुछ दिनों के बाद वो भी बोलना शुरू कर देता है। भाई यहाँ पर किताब पढ़ के तो बोलना नहीं है, मेरे जीवन की जो पढ़ाई है, मैंने जो अनुभव लिया है वही मुझे बताना है कि भाई मैं क्या था और क्या हो गया था, और आज यहाँ आने के बाद आज मैं कैसा हूँ। तो ये कैसा हूँ जो चीज है मेरे जीवन को एक परिवर्तन की तरफ लेके जाती है। मुझे आज भी याद है मेरे घर में शुरुआती दौर में मैं सब चीजों को ज्यादा अपना कुछ जो समय नहीं दे पाता था, समय देने के बाद घर की परिस्थितियां, घर की चीजें, घर की समस्याएं वो ध्यान में आने लगी। और वो ध्यान में आने के बाद उसका नियोजन करना है। जैसे मैं घर का, अपने ऑफिस का काम, फेलोशिप में जो जवाबदारी उसके लिए जाना, मीटिंग देखना और घर परिवार को संभालना। ये जो सामंजस्य जो कहा जाता है कि अपना काम, अपना फेलोशिप और परिवार, ये तीसरा अंग बताया गया है बार बार। भाई परिवार ही विघटित रहेगा तो न मैं फेलोशिप से ढंग से जुड़ पाऊंगा, न अपने वर्क प्लेस पे जा पाऊंगा। सब जगह हर तरह से डिस्टरबेंस मेरी लाइफ में रहेगा। जहां मुझे रात को सुकून से सोने का जगह मिलता है, जहां सुकून से भोजन करने की व्यवस्था है और लोग आदर के साथ, प्रेम के साथ देख रहे हैं, उनके देखने का नजरिया भी स्नेहपूर्वक है, ऐसी जगहों के प्रति मैं अगर आक्रामकता के साथ अपने व्यवहार को रखूं तो मैं ज्यादा दिन तक उस वातावरण को, सौहार्द को, उस प्रेम को, उस आनंद को, उस शांति को परिवार के साथ नहीं चला पा सकता।
तो मुझे और लोगों की समस्याएं भी सुननी। बच्चे ने कहा कि आज ये चाहिए, ये वो कुछ सब चाहिए, वो चाहिए। क्यों चाहिए भाई? उसको स्कूल से बोला गया क्यों चाहिए, मतलब टीचर ने बोला है लेके जाना है। तो मेरा उसमें मालूम है कि भाई जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इसके जानकार हैं, तो शिक्षक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उस हिसाब से बच्चे ने मांगा है। तो मैं उसमें मुझे ज्यादा नुक्ताचीनी करने के पहले उस पर शांति से विचार करके तुरंत उसको बता, कल करूंगा, परसों करूंगा। राजनीति के दौर में ही तो होता था। आज भी अगर होता है तो उनके मनोभाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी मनोदशा कैसी रहेगी, क्या वो मेरे प्रति एक सद्भाव दिखा पाएंगे? क्योंकि उनको तुरंत कोई चीज मिल जाए, उनकी जो चीजें हैं तो उनको खुशी होती है। क्या बोलो तुम, अब सुबह बोला शाम को आ गया। अब वो बंदोबस्त करने के लिए मुझे प्रयत्न तो करना है, अपनी जवाबदारी तो निभानी है। प्रयत्न करते हुए, जवाबदारी निभाते हुए अपने आप को जब मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ का एक औरों की तरह मैं भी एक सदस्य हूँ, न कि मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ। जिस दिन मैं अपने आप को डिक्टेटर समझने लगता हूँ, मैं मालिक समझने लगता हूँ, मैं अर्निंग मेंबर खुद ही हूँ, ऐसा जब सोचने लगता हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रकार का अहंकार भाव पैदा होता है। और यही अहंकार भाव परिवार में कहीं न कहीं विघटन की परिस्थितियों को निर्माण करता है। तो सामंजस्य के साथ एक डस्टबिन बोलते हैं ना, घर में छोटा होता है, बाहर कूड़ेदान होता है जो बड़ा वाला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का, वहां पर जो भी आता है अपना कचरा डाल के चला जाता है। एक कुटुंब प्रमुख का भी मेरे देखने का नजरिया ये है कि वो एक डस्टबिन के रूप में ही कभी कभी उसको बनना पड़ता है। घर का कोई सदस्य है, उसके मन में फिर कोई काम नहीं हुआ तो आके अपना रिएक्ट करेगा। अब गार्जियन जो है वो भी रिएक्ट करने लगे तो वाद विवाद बढ़ेगा। तो गार्जियन को अपनी परिस्थिति मालूम है तो गार्जियन उस समय चुप लगा जाता है, चलो ठीक है देखेंगे करेंगे। अब डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको अपनी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, अपने आज के फ्यूचर के हर परिस्थितियों का अनुभव हो रहा है और वो देख रहा है। तो उस समय वो क्या करता है, जो सामंजस्य के ऊपर टिके रहने के लिए कभी कभी डस्टबिन भी बनना पड़ता। जो ही आया जिसका काम नहीं हुआ रिएक्ट करेगा, दो टोकरी आके समझो कचरा ही फेंक दिया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे तो मान के चलो कोई बात नहीं। क्या वो डस्टबिन जो बाहर है उसमें जितने लोग कचरा डालते हो, पूछता है भाई आप कचरा मत लेके आना, आप मत लेके आना, आपने इतना कचरा क्यों डाल दिया? अरे आपके घर से आज इतना कम कचरा क्यों निकला? ये मैं मेरी जो इन्वेंट्री मैंने ली थी ना, उसमें मुझे ये चीजें आने के बाद जैसे आज अभी हंसी निकल गई, ऐसे ही मैं हंसा और ये एकदम नॉर्मल। बस एक्सेप्टेंस मेरे अंदर जो है वो होनी चाहिए, और मेरा पेशेंस जो है, मेरी सहन शक्ति जो है, मुझे इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ा। तब परिवार के पुनर्निर्माण की अच्छी मजबूत नींव में डाल सकता हूँ। अगर मेरे अंदर जो पहले कमियां थी, जो कमजोरियां थी, रिकवरी में आने के बाद धीरे धीरे मन शांत रहने लगा, नींद अच्छी आने लगी, भोजन अच्छा जाने लगा, काम धंधे पे भी सब टाइम से देखने लगा, एकदम मन शांत होने लगा, प्रसन्नता आने लगी। तो उन प्रसन्नताओं को मैं अपने परिवार के साथ क्यों नहीं शेयर करूं भाई? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनके साथ में आके अलग तरह से व्यवहार करूं और बाहरी दुनिया में एकदम एक अलग व्यवहार करूं? नहीं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस होम। जो कुछ भी अच्छी शुरुआत अगर मैं घर से करता हूँ वही मैं बाहर लेके जा सकता हूँ। घर में अगर मैंने किया ही नहीं, बाहर क्या लेके जाऊंगा? तो माँ बाप के जो संस्कार हैं, जो कुछ उन्होंने किए हुए हैं, इसका बहुत जीवन पे असर पड़ता है। और कभी ऐसा संस्कार नहीं मिला कि किसी का हित करो। हम सब उसी परिवेश से निकले हैं
और जो भी दुनिया के कहीं भी माता पिता होंगे उसी तरह के होंगे। दोस्तों, एक पिता ऐसा देखिए बताया जाता है कि संसार का हर पिता अपने बच्चों को अपने से ऊंचे दर्जे पर देखना चाहता है। हमने देखा कि फिल्मों में भी कोई कोई खलनायक जो होते हैं ना, उनकी काली करतूत उनके बच्चों को पता न चले और उसके बच्चे भी उसकी राह पर न चले। कई बार पिक्चर में मैंने देखा हुआ, मैं बता रहा हूँ, खलनायक जो भी संसार में आतंक के लिए तो नहीं फैला सकता, उसने अपनी मंशा को पूर्ण करने के लिए दोस्तों पता नहीं कितनी माताओं की कोख उजाड़ दी। फिर भी वो चाहता है कि मेरा बच्चा समाज में अच्छा कार्य करे, अपना नाम कमाए। संसार का हर पिता दोस्तों अपने संतान के लिए इतना विवश क्यों होता है? हर पिता हर अपने बच्चे के लिए वो प्रभु को अच्छा बनाने के लिए हर काम करता है, हर कोशिश करता है कि मेरा बच्चा ठीक हो। माँ बाप दोनों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। दोस्तों, परिवार में एक दूसरे का आदर तभी संभव है जब लोग जो है, एक ने कोई काम कहा तो दूसरे ने यस सर जैसे बोलते हैं ना, हाँ ये कर देता हूँ, बिना मीन में कि ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा, क्यों करूं, मैं क्यों करूं, उसको बोलो इसको बोलो, बार बार मुझे क्यों बोलते हो ना। यस करता हूँ, जिसको बोला वो शुरू हो गया। ये यस्सर वाली जो भूमिका में खुशी से जो वो काम कर देता है तो उसका भी मन प्रसन्न, अपना भी मन प्रसन्न। क्या कभी कोई बार बार समझाए और परिवार के लोग उस पर ध्यान न दें, बात सुनकर अनसुना कर दें या पलट कर जवाब देने लगे, तो समझिए कि परिवार में आपस में आदर की कमी है। घर में कलह का या कारण परिवार के विघटन की नींव डाल सकता है। अगर बात समझ में न आए तो उस पर चर्चा क्यों कर सकते हैं? चर्चा से विवाद टल सकता है, न कि विवाद करें और फिर चर्चा करें। पहले ही चर्चा की कोशिश क्यों नहीं करें? दोस्तों, विवाद टला तो विघटन की नींव कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए विवाद में घर परिवार के लोगों से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। आज जो है देखिए, अपने घर का दुख जो है, अपने घर का विवाद अपने घर के चौखट के अंदर ही सुलझाना, और वो भी परिवार के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद। ये संभव करने के लिए दोस्तों घर में विश्वास और एक दूसरे के प्रति आदर का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो घर का झगड़ा रास्ते पर, पुलिस में, तलाक के रूप में, कोर्ट में, कहां कहां जा सकता है। घर के बाहर भी हम हमारी वजह से लोगों को कष्ट ही देते हैं। अपने चौखट के बाहर ले जाना ही है तो परिवार के हर सदस्य भाईचारा का संदेश ले जाए। कब लेके जाएंगे? जब घर में वो भाईचारा होगा तो लेके जाऊंगा ना मैं। ये चीजों पे मैंने काम किया दोस्तों, और ये चीजें अपने घर परिवार में लागू करने सबके सम्मति से। दोस्तों, समाज की सेवा करें, खुद भी खुशी, औरों की भी खुशी, उनकी वो भी सुखी रहे। लेकिन ये तभी संभव है जब मेरे परिवार में सामंजस्य हो, और वो सामंजस्य बिगड़ने में मेरा कोई सहयोग न हो। वो सामंजस्य को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान सबसे पहला मेरा है। मैं अगर घर का गार्जियन हूं तो। आज बड़ा परिवार है, बेटे बहू नाती पोते, आज भी सब एक एक चीज सब रेस्पेक्टेड थे। कंबाइंड फैमिली आज की तारीख में कल्पना ही नहीं की जा रही है। ये ईश्वर की कृपा है, इस कार्यक्रम की देन है दोस्तों। और जो मैंने कहा ना, ये कभी कभी कोई बात जो है मुझे मालूम है कि छोटा बच्चा पूछ रहा है, वो अपनी बुद्धि से पूछ रहा है,
अब कोई जरूरी थोड़ी कि उसको मैं गुस्से में रिएक्ट करूं, उसको प्रेम से भी समझा सकता हूँ कि वो ना समझे, इसको नहीं समझ में आ रहा है, चलो उसकी भी कोई रिएक्शन उसने ला के दिया, उस समय डस्टबिन बनना पड़ता है। डस्टबिन मतलब एक सहन शक्ति, कूड़ेदान से बहुत बड़ी सहन शक्ति मिली है मुझे। कोई भी डस्टबिन में कुछ भी डाल दे, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो सहन कर लेता है। तो जिसके मन में कोई विचार हो कहाँ जाएगा, बाहर जाके बोले। हम घर में अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, तो मजबूरन लोग बाहर जाते हैं। अब बाहर कहीं किसी दुनिया में ऐसे लोग हैं, कोई भी हो सकता है, सिंपैथी गेन करने के लिए कोई आदमी उसके साथ सही व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, क्या गारंटी है। वो चीजों से बचने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जो है मेरे परिवार के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा काम करती हैं। और ये पुनर्निर्माण का जो काम है, ये सतत चालू रहता है, अनवरत चालू रहता है। ये एक दिन किया और खत्म हो गया नहीं। वन डे एट ए टाइम जैसे मेरा कार्यक्रम है, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मुझे रोज अपने हर चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, परिवार के सदस्यों पे ध्यान देना पड़ता है, अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। कोई बात पे हो जाता है कि भाई नहीं जम रहा है, किसी बात पे कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए जो है किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने आप को वाद विवाद से बचाना है और सामंजस्य की तरफ बढ़ना है। किसी ने भी अगर कोई अपना रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से त्यागूं। किसी अपने से अपने दिल की बात करना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि सामंजस्य नहीं है। आज अपनों के लिए हमारे पास समय नहीं है, दूसरों को कौन पूछता है बताओ। इस स्थिति में एक ऐसी सामाजिकता विकसित की है कि इसमें हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। लेकिन वो वातावरण ही मैं अपने घर में नहीं बनने दूं, तो मैं समाज में भी जाऊंगे तो सबके प्रति मेरे मन में स्नेह रहेगा, सबके प्रति आदर रहेगा। मैं घर से ही कलुषित विचार लेके जाऊं, घर में ही लोगों के विचारों को नहीं समझ पाऊं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाऊं, तो मैं बाहर भी सोचूंगा कि सब ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। मैं सबकी कमियां देखने लगूंगा। ये कार्यक्रम मुझे सिखाता है खुद की कमी को पहचानो, खुद की कमी पे काम करो, और कहाँ कहाँ अपने परिवार के प्रति तुमने लापरवाही बरती है, उन चीजों को समेटो, संभालो, और जहां जहां नट बोल्ट ढीला है उसको टाइट करो अपने अंदर से लेके। जब मैं खुद अपने नियम से, अपनी दिनचर्या से अपने आप को एक संयमित जीवन में जीता हूँ, तो ऑटोमेटिक बाकी लोग भी उस चीज का देख के उनके अंदर भी आज नहीं कल परसों शुरू हो जाता है, और उसका अनुभव मैं ले रहा हूँ कि हो रहा है। दोस्तों, कई बार भावुक होने पर तब हमें बस एक कंधे की जरूरत होती है जिस पर सिर रखकर हम रो सकें। घर परिवार समाज जिसको देखो सब व्यस्त है, काम है तो व्यस्त, नहीं तो त्रस्त। भौतिक संसाधन जैसे मैंने बताया कि इन्होंने घर के सुसंवाद को बहुत कम कर दिया है मोबाइल के जमाने में। मैं किसी की ना नहीं कर रहा, किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, किसी के पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अब मोबाइल आने के बाद कोरोना के टाइम छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आ गया, उनकी पढ़ाई लिखाई में जब मोबाइल आ गया, अब बहुत सी चीजें जो है जो दादा दादी के पास बैठते थे क्या करते थे, अब उनके पास खुद ही है, मालूम पड़ जाता है। कितना भी समझाओ कि अरे ये नहीं करना है, चुप जाएंगे, फिर कोई होता है चलो भाई रसोई बना रहे हैं, तब तक थोड़ा इसको दे दो टाइम पर। ये छोटी छोटी चीजें आज नहीं समझ आ रही। मैं उस पुरानी पीढ़ी का हूँ जिस पीढ़ी में कंकाल लगते थे। लोकल शहरों में नंबर प्लीज होता था, एक आदमी ने फोन उठाया, उसका शेड में लाइट लगती थी, वहां से नंबर पूछते थे और दूसरा नंबर देते थे। आज तो इस मोबाइल की दुनिया के किसी भी कोने में मैं व्हाट्सएप के थ्रू, नेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू किसी से भी संपर्क कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो ये भौतिक साधनों का होना, लेकिन उसके अंदर भी एक
संयमित जीवन शैली के साथ कम से कम घर परिवार के लोग जो है अगर रहें तो घर के पुनर्निर्माण की आज ये आधुनिक चीजें बहुत ही ठीक है, काम भी है, लेकिन उसके साथ परिवार का सामंजस्य नहीं बिगड़ने पाए। कहाँ कहाँ संवादहीनता बन जा रही है। पहले देखिए कपड़े धोने के लिए लोग जाते थे तालाबों के पास, महिलाएं जाती थी, हाँ, नदी के किनारे जाती थी या कुएं पे जाती थी, वहां पर 2-4 महिलाएं गए, अपना काम किया, चले आए, बातचीत हुआ, उतना आना जाना हुआ। आज तो घर में ही वॉशिंग मशीन आ गया है, घर में ही टीवी है, क्यों बगल में जाना है, क्यों किसके घर जाना है, घर में ही मोबाइल है। ये सब हमारे परिवार में जरूरी है, लेकिन जरूरी के साथ साथ मुझे उनकी दिनचर्या पे भी, अपनी दिनचर्या पे भी बहुत ही सामंजस्य के साथ चलना पड़ता है दोस्तों। और उसके लिए नई नियम बनाओ कि चलो इतने बजे वाईफाई बंद करो, चलो सो जाओ, ऑटोमेटिक सुबह नहीं खुलेगी, ये तो चालू रहेगा। अब लग रहा होगा आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये मैं प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ दोस्तों। ये जो आज मैं जी रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आज मैं जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो आज का पीढ़ी और पिछला पीढ़ी, वो दोनों के बीच की कड़ी मेरे जैसे जो उम्र के लोग हैं वो हैं, जिन्होंने वो जमाना भी देखा है रेडियो का और आज टीवी का, मोबाइल का। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है उन बेचारों को वो पुरानी चीजें नहीं मालूम है, सुन के मालूम पड़ेगा। वो आश्चर्य करते हैं, अरे ट्रंकल लगता था मुंबई से नागपुर बात करने के लिए। हाँ, अभी तो 1 मिनट में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, वो कहीं से भी फोन करके बात कर सकते हैं, कितने साधन हो चुके हैं। तो ये सब चीजों का देखा है कि दोस्तों, मैं मेरे निकट के जितने संबंधी, वो उसमें कौन आता है परिवार, मेरे दादा दादी, काका काकी और अपने माता पिता, भाई बहन, मेरी बुआ, मतलब लगभग ये सब एक परिवार माना जाता है। भाई दादा दादी के साथ है, और दादा दादी के भाई होंगे तो वो भी एक परिवार का हिस्सा हर भी गांव में हम लोग मानते थे। लेकिन आधुनिक युग में परिभाषा बदल गई, हम दो हमारे दो, अब तो हम दो और हमारा एक का चलन आ गया है दोस्तों। पहले इतना आधुनिक साजो सामान न होते हुए भी एवं थोड़ी आर्थिक उस समय रुपए पैसे की कमी थी, तो अभावग्रस्त जीवन भी ज्यादातर परिवार जीते थे। लेकिन उनके अंदर एक मानसिक संतोष था, यूं अपने से बड़ों का आदर करते हुए। मैं उस परिवार से रहा हूँ, उस जो वातावरण बता रहा हूँ उससे जिया हूँ। लेकिन आज जो बच्चे आए हैं, आज जो नाती पोते, उनको वो चीजें नहीं देखी उन्होंने। उनको तो सब कुछ रेडीमेड एकदम मिल रहा है। छोटा बच्चा भी बोलता है, बाबा ये देखो यूट्यूब पे क्या आया है, इसको किसने सिखाया यूट्यूब? अरे मुझे मालूम है। और आजकल छोटे बच्चे वो मेरे से ज्यादा बताते हैं कि देखो ये नेट पे ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। कभी कभी लगता है, डांटना पड़ता है कि तुम इतना ज्यादा मत देखो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा देर के लिए कभी कभी देखता हूँ, वो भी ऐसे ही सोचते हैं चलो। तो ये कंडीशन है दोस्तों, समय होने जा रहा है और समय का कीमत करना है। तभी मैं ये कार्यक्रम मैं समझ पाऊंगा। जो हमारी पंक्चुअलिटी के साथ मीटिंग चलती है, उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज मुझे मिलता है कि जो मेरे जीवन का समय मैंने अनियमित जीवन शैली में बिताया, अब एक नियमित जीवन शैली के साथ मैं अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मुझे सुना और आप ग्रुप ने मुझे मौका दिया बोलने का।